हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास +1 अकाउंटेंसी। चैप्टर हमारा जो है सेकंड चैप्टर ही था, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट और आती है आपके सामने, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल का जो है तरीके से मीनिंग क्या है, तो मीनिंग मैं आपको जो है सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप अपने कस्टमर को गुड्स सोल्ड करते हो, ठीक है, तो दो तरीके से अपने कस्टमर को जो है गुड्स सोल्ड करते हो, एक तो कैश में और एक क्रेडिट में, उधार। ठीक है, तो जो कैश ट्रांजैक्शन यानी कि आपने जो गुड्स सोल्ड किया कैश में, वो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहाँ तो जब आपको कैश की रिसिप्ट हो जाती है। बट जो प्रॉब्लम आती है वो क्रेडिट में प्रॉब्लम आती है कि क्रेडिट पे जब गुड्स सोल्ड किया है तो किस तरीके से मनी जो है हमारे कस्टमर से रिसीव की जाएगी। ठीक है, इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है। ओके, तो जो ये ट्रेड रिसीवेबल वर्ड है, ये एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जो है केवल ऑन क्रेडिट, ठीक है, ऑन क्रेडिट सेल्स के लिए जो है वर्ड यूज़ किया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, मीनिंग बताने से पहले कि जो ट्रेड रिसीवेबल वर्ड है ये उस के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है, जो सेल आपने ऑन क्रेडिट की थी, ठीक है, अपने कस्टमर को। ओके, तो अब मीनिंग पे आते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी अमाउंट, ठीक है, जो कि आपको रिसीव होगा सेल ऑफ गुड्स से, ठीक है, वो ही क्या कहलाएगा, आपका ट्रेड रिसीवेबल। ऐसा अमाउंट जो कि आपको गुड्स सोल्ड करने से या सर्विस रेंडर्ड करने से जो है एक तरीके से रिसीव होगा, ठीक है, रिसीव होना बाकी है, वो आपका जो है ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। ठीक है, तो आइए एक बार जो है इसका मीनिंग रीड कर लेते हैं। अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट द गुड्स सोल्ड, ठीक है, एंड सर्विसेज रेंडर्ड, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, यानी कहने का मतलब अमाउंट रिसीवेबल जो है एक तरीके से अमाउंट, ऐसा अमाउंट जो कि रिसीवेबल होना है किसके अगेंस्ट, जो आपने गुड्स सोल्ड किया है या सर्विस रेंडर्ड की है अपने कस्टमर को, ठीक है, उससे जो रिसीव होना बाकी है वो आपका ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल इज़ द सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल जो है एक वाइड टर्म होती है, वाइड कंसेप्ट होती है। ठीक है, और ये किससे मिलके बनी होती है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल के जो है टोटल से। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, इसको आप इक्वेशन से भी जो है तरीके से शो कर सकते हो, ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस में बिल रिसीवेबल। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये डेटर्स का मीनिंग क्या है और ये ट्रेड जो है बिल रिसीवेबल का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए, डेटर्स जो है वो पर्सन होते हैं जिनको आपने ऑन क्रेडिट गुड्स सोल्ड किया है ना। डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको आपने गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, और वो आपका अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने उनको गुड्स सोल्ड किया या सर्विस रेंडर्ड की है, इस वजह से वो आपको कुछ अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, तो वो आपके पर्सन क्या कहलाएंगे, डेटर्स कहलाएंगे। ए पर्सन हु हैज़ टू पे मनी टू द बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स इज कॉल्ड डेटर। ठीक है, कि ऐसे पर्सन जो कि एक तरीके से बिजनेस को या आपको, क्योंकि आपने गुड सोल्ड किया है ना, तो आपके बिजनेस को या आपको जो है एक तरीके से मनी पे करेंगे, वो डेटर्स कहलाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आता है आपका बिल रिसीवेबल। तो सॉरी, बिल रिसीवेबल, ये आप जो है इसको बिल रिसीवेबल कर देना। ठीक है, वैसे बिल रिसीवेबल को शॉर्ट फॉर्म में जो है हम ये लोग लिख सकते हैं BR। ठीक है, तो ये ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल तो मैं आपको पहले से ही जो है बता चुका। तो बिल रिसीवेबल जो है एक तरीके से, बिल रिसीवेबल का मीनिंग क्या है। ओके, बिल रिसीवेबल इट मीन्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय ए डेटर्स। देखिए, आपने गुड्स सोल्ड किया था जिस कस्टमर को, ठीक है, ऑन क्रेडिट, ठीक है, उससे अभी तक आपको मनी रिसीव नहीं हुई है ना। तो ऐसे में क्या करोगे आप, जो है एक उसके ऊपर बिल ड्रॉ करोगे, है ना। उस बिल में क्या क्या लिखा होगा, उस बिल में ये लिखा होगा कि आपने जो है किस पर्टिकुलर डेट को जो है गुड्स सोल्ड किया, कस्टमर का नेम, क्वांटिटी, ठीक है, गुड्स की जो भी जो डेट वगैरह होती है, वो सब चीज़ें जो है, यानी कि उस गुड्स के बारे में हर डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, किस डेट को जो है आपने सोल्ड किया है। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो जो बिल आपने ड्रॉ किया, ठीक है, अब उस बिल को अगर आपका कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट करने का मतलब जो है एक तरीके से हाँ मान लेता है कि मैंने आपकी शॉप से जो है गुड्स परचेज़ किया था इस डेट को, ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना,
और उसके बिहाफ पे एक स्पेसिफिक यानी कि एक स्पेशल डेट को, पर्टिकुलर डेट को उस बिल पे लिखी हुई मनी की पेमेंट कर देता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो आइए एक बार इसका जो है बिल रिसीवेबल का BR का जो है एक तरीके से मीनिंग रीड कर लेते हैं। इट मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज, इट मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बिल लेना देना। ठीक है, पहले मैंने बिल ड्रॉ किया, देन उसके बाद अपने डेटर के पास भेजा एक्सेप्ट करवाने के लिए, तो यही क्या कहलाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इट मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाई ए डेटर। ठीक है, एक्सेप्टेड बाई ए डेटर, आपके कस्टमर ने जो एक्सेप्ट कर लिया, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफिक डेट। ठीक है, तो जिस पे जो लिखा हुआ अमाउंट था, है ना, बिल के फेस पे जो लिखा हुआ अमाउंट था, वो आपको स्पेसिफिक डेट में अगर रिसीव हो जाता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, बिल रिसीवेबल। ठीक है, BR। तो जो ट्रेड रिसीवेबल होता है वो डेटर और बिल रिसीवेबल का ही जो है टोटल होता है। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से छोटी सी कंसेप्ट थी। देन इसी से मिलती जुलती एक और कंसेप्ट आती है आपकी ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब जो एक तरीके से आपने गुड सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट, है ना, उसके लिए जो है ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स और ये आपका बिल रिसीवेबल वर्ड यूज़ होते हैं, कंसेप्ट यूज़ होती है। लेकिन जब आप गुड्स सोल्ड करते हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से गुड्स आपने परचेज भी तो किया होगा ना, तो उसके लिए जो है जो कंसेप्ट आती है हमारी, वो आती है ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो ट्रेड पेबल का मतलब यही, वही दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्रेड पेबल वर्ड यूज़ होगा ऑन क्रेडिट परचेज के लिए वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, ट्रेड पेबल जो वर्ड यूज़ होगा वो किसके लिए, कैश परचेज के लिए नहीं, क्रेडिट परचेज के लिए वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, तो आइए एक बार ट्रेड पेबल का मीनिंग भी जो है रीड कर लेते हैं। ठीक है, अमाउंट पेबल अगेंस्ट द गुड्स परचेज्ड एंड सर्विसेज टेकन। ठीक है, यानी कि ऐसा अमाउंट जो आपको अभी पे करना है, ड्यू है, पे नहीं कर दिया। ठीक है, क्योंकि पे कर दिया होगा तो इसका मतलब तो कैश परचेज हो गई। ठीक है, मैं अभी क्रेडिट की बात कर रहा हूँ, जो अमाउंट अभी बाकी है, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अमाउंट, ऐसा अमाउंट जो अभी आपको पे करना है। क्यों पे करना है, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया था या फिर जो है कहीं बाहर से सर्विस जो है हायर की थी, टेकन जो है एक तरीके से रिसीव करी थी। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको अमाउंट पे करना है, तो वो ट्रेड पेबल कहलाएगा। ठीक है, तो अमाउंट पेबल अगेंस्ट द गुड्स परचेज्ड एंड सर्विसेज टेकन। ठीक है ना, तो जैसे ट्रेड रिसीवेबल जो है सम ऑफ टोटल्स, यानी कि सम टोटल जो था किसका था, वो डेटर और बिल रिसीवेबल का, तो ऐसे ही यहाँ पर जो है ट्रेड पेबल भी सम होता है किसका, टोटल होता है किसका, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ठीक है, तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। इसको इक्वेशन के वे में भी आप लोग लिख सकते हो, ट्रेड पेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। राइट, तो आइए पहले इन दोनों कंसेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ठीक है, हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाने से पहले, तो क्रेडिटर्स का मतलब तो जैसे मैंने बता दिया, ऐसे पर्सन यानी कि ऐसे सप्लायर, क्रेडिटर को आप सप्लायर भी बोल सकते हो, जो आपको गुड्स सप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे पर्सन जिनसे आपने जिनको आपने यानी कि जिनसे आपने गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट। ठीक है, आपको सप्लाई किया है उन लोगों ने गुड्स, तो वो जो है एक तरीके से, और उनको आप अमाउंट पे करोगे क्योंकि उन्होंने आपको गुड्स सप्लाई किया इस वजह से। ठीक है, तो वो लोग आपके लिए क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स कहलाएंगे। आपके बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ए पर्सन टू होम बिजनेस विल पे सम मनी ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज नोन एज ए क्रेडिटर्स। ठीक है, ऐसा कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन, है ना, जो कि एक तरीके से बिजनेस को कुछ अमाउंट पे करेगा। क्यों पे करेगा, क्योंकि जो है एक तरीके से आपने उनसे क्रेडिट परचेज की है गुड्स की, इस वजह से। ठीक है, या फिर सर्विसेज हायर की है इस वजह से। ठीक है, तो ये क्रेडिटर कहलाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आती है आपकी बिल्स पेबल, BP। इसको आप जो है शॉर्ट फॉर्म में ये भी कह सकते हो, BP। ठीक है, लेकिन यार ये वर्ड है ना, हमको ये यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, जब पेपर वगैरह में करना है या फिर जहाँ कहीं भी लिखना है, ठीक है, तो हमें ये नहीं लिखना है, हमें पूरा जो है वर्ड लिखना होता है, पूरा वर्ड बिल्स पेबल लिखना होता है। ठीक है, चलिए, तो बिल्स पेबल का मतलब जो है वही बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना। ठीक है, तो जिस पर्सन ने आपको गुड्स सोल्ड किया, यानी कि गुड्स सप्लाई किया था ऑन क्रेडिट, जिस पर्सन ने गुड्स सप्लाई किया था ऑन क्रेडिट, वो अब आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है। ठीक है, कि उस बिल में जो है क्या क्या लिखा होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पहले, उस बिल में यही जो आपका गुड्स जो है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है,
डेट वगैरह सब कुछ लिखा होता है, अमाउंट, क्वांटिटी वगैरह प्रोडक्ट की सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। और जैसे ही उस बिल को आपका सप्लायर लिखेगा, ठीक है, तो वो एक्सचेंज कर देगा आपके पास, है ना, ताकि आप उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, कि हाँ इस बात को आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैंने आपकी गुड्स जो है, मैंने आपकी शॉप से गुड्स परचेज़ किया है या फिर सप्लायर ने मेरे को गुड्स सप्लाई किया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप वापस उसको बिल रिटर्न कर दोगे, हैंड ओवर कर दोगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जो है एक तरीके से आपका बिल्स पेबल, ठीक है। और उस बिल्स पे लिखे हुए जो है अमाउंट की पेमेंट अगर आप एक स्पेसिफिक डेट को कर देते हो तो वो जो है बिल्स पेबल कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे बिल रिसीवेबल का मीनिंग था वैसे ही बिल्स पेबल का है, ठीक है, बट वहाँ रिसीव होना था, यहाँ पर जो है पे करोगे आप, ये डिफरेंस होता है। तो बिल्स पेबल मीन्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, वही बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। एक्सेप्टेड बाई पर्सन द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफिक डेट, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन ने जो है एक तरीके से एक्सेप्ट किया है जिसने गुड्स परचेज किया था ऑन क्रेडिट, ठीक है, और वो पर्सन स्पेसिफिक डेट को जो है अपनी मनी की पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से कंसेप्ट थी ट्रेड रिसीवेबल से मिलती जुलती, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल से ही बिल्कुल जो है मिलती जुलती, वहाँ पर अमाउंट आपको रिसीव होता है, यहाँ पर जो है आपको पे करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारी वो डिस्काउंट की है, ठीक है। डिस्काउंट को तो आप लोग जो है एक तरीके से डिस्काउंट जो है वर्ड आप ज़्यादातर यूज़ करते हो जनरल वे में भी, ठीक है, क्योंकि मार्केट वगैरह में जाते हो तो डिस्काउंट आप जो है वर्ड यूज़ करते ही हो, ठीक है। कुछ भी चीज़ परचेज़ करते हो, कुछ भी आइटम प्रोडक्ट परचेज़ करते हो तब, ठीक है। तो डिस्काउंट का मीनिंग जो है हम लोग एक बार अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो है हम लोग रीड कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए व्हेन प्राइस इज़ रिड्यूस्ड, है ना, व्हेन प्राइस इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम द कस्टमर बाय द सेलर इट इज़ नोन एज डिस्काउंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई सेलर, है ना, अपने कस्टमर के लिए जब वो आइटम परचेज़ करता है कस्टमर, तो उस टाइम में जो है एक तरीके से प्राइस को रिड्यूस कर देता है अपने लिस्ट प्राइस, एक लिस्ट प्राइस होता है, एक एमआरपी होता है, ठीक है। तो अपना जो उस पर जो प्राइस होता है उस प्राइस से जो है एक तरीके से कुछ अमाउंट रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो वो आपका जो है क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा, ठीक है। आगे बात क्लियर होगी बात समझ में, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब यही है कि व्हेन प्राइस इज़ रिड्यूस फ्रॉम द कस्टमर बाय द सेलर इट इज़ नोन एज डिस्काउंट, इट इज़ ऑफ टू टाइप, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं ये, ठीक है। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं आइए एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहला आता है कैश डिस्काउंट, है ना। कैश डिस्काउंट जो है नाम से ही पता चल रहा है कैश डिस्काउंट, ठीक है, जो कि एट द टाइम ऑफ परचेज, है ना, एट द टाइम ऑफ परचेज जो है जब आप पेमेंट करते हो, ठीक है, और जो आपका सेलर था, ठीक है, वो उस टाइम में कुछ मनी जो है प्राइस रिड्यूस करके दे देता है आपको, तो ऐसे में जो है वो कैश डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। कैश डिस्काउंट केवल जो है एक तरीके से क्यों अलाउड किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैश डिस्काउंट जो है दो तरीके, यानी कि दो तरीके से अलाउड किया जा सकता है अपने बिजनेस में, ठीक है। पहली बात तो ये कि एट द टाइम ऑफ परचेज, जब भी आप कोई कैश परचेज़ करने जा रहे हो, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया और उसकी पेमेंट तुरंत कर दी, है ना, तो तुरंत पेमेंट कर दी तो भी आपको जो एक तरीके से डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, वहीं अवेलेबल हो जाएगा डिस्काउंट। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कैश डिस्काउंट बिजनेस में इसलिए भी अलाउड किया जाता है कि अगर आपके कस्टमर आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, है ना, तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए या क्विकली पेमेंट के लिए जो है एक तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपका कस्टमर आपकी पेमेंट नहीं कर पा रहा है प्राइस की, तो ऐसे में जो है एक तरीके से उसको कुछ जल्दी से जो है मतलब कुछ डिस्काउंट दे के, ठीक है, कैश डिस्काउंट दे के आप बाकी की पेमेंट जल्दी से रिसीव कर सकते हो। तो ये दो तरीके से जो है बिज़नेस में कैश डिस्काउंट अलाउड किया जाता है ना। एक तो क्विक पेमेंट के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, यानी कि जल्दी पेमेंट रिसीव करने के लिए। दूसरा एट द टाइम ऑफ परचेज़, जैसे ही आपने कोई कुछ गुड्स परचेज़ किया, ठीक है, तो उस टाइम में भी आपको जो है डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है ना। तो आइए एक बार कैश डिस्काउंट की जो है मीनिंग देख लेते हैं। इट इज़ द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट। मैंने बताया था ना आपको, टाइमली पेमेंट का मतलब भी जो है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, ठीक है, या फिर एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, उस टाइम में जो है एक तरीके से टाइमली पेमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है। तो टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, जो अमाउंट ड्यू हुआ है वो टाइमली पे हो जाए, रिसीव हो जाए,
ठीक है, पे हो जाए, तो ऐसे में जो है आप वर्ड यूज़ करोगे कैश डिस्काउंट। इट इज़ एन एक्सपेंसेस। अब ज़रा थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि ध्यान इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर एक तो होता है सेलर, बेचने वाला, है ना, और एक होता है परचेजर, ठीक है। इस बंदे से गुड्स परचेज किया, इस पर्सन ने, कस्टमर ने इस सेलर से गुड्स परचेज किया, तो क्या करा इसने, तो जो है डिस्काउंट आपको, ठीक है, डिस्काउंट जो है आपको पेड कर दिया, मतलब अलाउड कर दिया, दे दिया आपको डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट रिसीव किसने किया होगा? परचेजर ने, ठीक है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर है ना, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जिसने डिस्काउंट दिया है उसको बोलोगे आप, उसके लिए जो है वर्ड यूज़ करोगे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जिसने अलाउड किया है, दिया है। और जिस बंदे ने रिसीव किया है उसके लिए आप वर्ड यूज़ करोगे डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो ये दो जो है एक तरीके से चीज़ें हैं, हालांकि डिस्काउंट ही होता है, बट रिसीव और अलाउड कैसे पता करोगे आप लोग? जो सेलर है उसके लिए तो डिस्काउंट अलाउड होगा, और जो परचेज़र है ना, ठीक है, उसके लिए डिस्काउंट रिसीव होगा। अब देखिए सिंपल सी बात एक और है ये, कि सेलर ने जब अपने प्राइस को ही रिड्यूस करके दे दिया है ना, 100 रुपये की चीज़ आपको जो है 90 रुपीज़ में दे दी, तो जो 10 रुपीज़ का जो लॉस है, जो एक्सपेंसेस, वो किसके लिए हुआ? सेलर के लिए हुआ। तो डिस्काउंट अलाउड जो है एक तरीके से एक्सपेंसेस होता है, ये बात ध्यान रखना, है ना, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। अब जिस बंदे ने रिसीव किया वो डिस्काउंट, उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए तो फिर इनकम हो जाएगी, क्योंकि उसने रिसीव कर लिया। 100 रुपये की चीज़ आप 90 रुपये में लेके आ रहे हो, तो 10 रुपये बच गए ना, तो वो इनकम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी आपको। अब मैं कैश डिस्काउंट एक बार दोबारा बता देता हूँ। इट इज़ द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, ठीक है, आपकी पेमेंट जो है टाइमली हो जाए, इसलिए आप कैश डिस्काउंट अलाउड करते हो। इट इज़ एन एक्सपेंसेस फॉर द पार्टी, ये उस पार्टी के लिए एक्सपेंसेस है जिसने अलाउड किया है, ठीक है, और उस पार्टी के लिए इनकम है जिसने रिसीव किया है, ठीक है। तो इट इज़ एन एक्सपेंसेस फॉर द पार्टी अलाउइंग द डिस्काउंट एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग कैश डिस्काउंट, क्लियर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसको रिकॉर्ड करने की, कि सर इसको शो किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो यस, कैश डिस्काउंट को जो है कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर किया जाता है, और बोथ पार्टीज़ मतलब सेलर, ठीक है, और परचेजर, तो दोनों पार्टी जो है अपनी अपनी बुक में कैश डिस्काउंट को, ठीक है, जो है रिकॉर्ड करती है, ठीक है। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बोथ पार्टीज, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैश डिस्काउंट। द नेक्स्ट आपका आता है दूसरा जो टाइप है, वो है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब जो है क्या होता है? देखिए, अगर आप अपने बिज़नेस में, क्यों अलाउड किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट, ये बता रहा हूँ मैं सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, अगर आप अपने बिज़नेस में ये चाहते हो कि यार मेरा तो ये गुड्स तो जो है सोल्ड ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो ऐसे में क्या जो है टेक्निक अपनाई जाए, क्या ट्रिक अपनाई जाए कि मेरा गुड्स जो है फटाफट से सोल्ड होने लग जाए, ठीक है। तो अगर आप जो है मोर क्वांटिटी में, यानी कि जो है जल्दी से अपने बिजनेस में से गुड्स सोल्ड करना चाहते हो, या फिर मोर क्वांटिटी में गुड्स सोल्ड करना चाहते हो, तो ऐसे में जो है आप ट्रेड डिस्काउंट जो है यूज़ करोगे, ठीक है ना। अपने बिजनेस में जो है बहुत ज़्यादा गुड्स सोल्ड करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको ट्रेड डिस्काउंट अलाउड करना होगा, ठीक है। तो आइए एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। क्यों अलाउड किया जाता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सोल्ड करने के लिए, गुड्स को सोल्ड करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया जाता है। तो द मेन पर्पज़ ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज़ टू इंक्रीज द सेल्स, यानी कि इसका मेन पर्पज़ क्या है अलाउड करने का? सेल इंक्रीज करने का, ठीक है, ताकि आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स सोल्ड हो सकें। व्हेन गुड्स आर सोल्ड एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, इट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक फिक्स परसेंटेज से ना, ठीक है, एक फिक्स परसेंटेज से आप डिस्काउंट देते हो, ठीक है, उस गुड्स के MRP पे, लिस्ट प्राइस पे, ठीक है ना। तो वो आपका क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताई थी अभी 100 रुपीज़ MRP लिख रखा है, और अगर वो आपको जो है एक तरीके से 95 में जो है मिल जाती है, तो वो जो है 5 रुपीज़ आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा, और उसकी एक स्पेशल परसेंटेज होती है, ठीक है, जो मैंने वर्ड यूज़ किया है फिक्स्ड परसेंटेज,
ठीक है, ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट की एक स्पेशल परसेंटेज होती है कि 10% से दिया जाएगा, 5% से दिया जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये जो है एक तरीके से ट्रेड डिस्काउंट था, जो मेन आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर जो है ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स सोल्ड करने के लिए अलाउड किया जाता है। ठीक है, और एक स्पेशल परसेंटेज से जो है फिक्स परसेंटेज से अलाउड किया जाता है। ठीक है, उसके लिस्ट प्राइस पे, MRP पे। ओके, इट इज़ नोट शोन इन द बुक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कैश डिस्काउंट तो जो है अलाउड जो है रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, चाहे कोई सी पार्टी हो, परचेजर हो चाहे सेलर हो, लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, वो जो है एक तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया जाता, वो सीधा जो उसका प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस होता है उसमें से लेस करके शो कर दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मेरी कोई 100 रुपीज़ की चीज़ है, कोई भी आइटम है। ठीक है, अब मैंने इसमें से जो है एक तरीके से 10 रुपीज़ का डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट था, ठीक है, ये मेरा जो है लिस्ट प्राइस था LP। 100 रुपीज़ मेरा लिस्ट प्राइस है, 10 रुपीज़ जो है मेरा ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो जो 90 रुपीज़ है, ठीक है, उस 90 रुपीज़ को मैं जो है बुक ऑफ अकाउंट्स में शो करूँगा। आप लोग ये ध्यान रखना, जो 90 रुपीज़ है उसको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करूँगा। ठीक है, ना तो मैं इसको शो करूँगा ना ही मैं इसको शो करूँगा, मैं केवल किसको शो करूँगा, नेट अमाउंट को। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जो है एक तरीके से ट्रेड डिस्काउंट को जो है बुक में शो नहीं किया जाता, रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, बट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस, है ना, बट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस में से मैंने इसको डिडक्ट करके वो अमाउंट जो है दिखा दी। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट होता है। द नेक्स्ट कंसेप्ट हमारी आती है बैड डेट्स। ठीक है, तो देखिए अभी आपको जो है मैंने क्या करवाया था, जो है आज की क्लास में मैंने आपको ये करवाया था कि डेटर्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डेटर्स का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए बैड डेट्स जो है, बैड डेट्स जो वर्ड यूज़ किया जाता है बिजनेस में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्सन, यानी कि कोई भी जो है डेटर्स या फिर जो है आपका कस्टमर, जब आपकी मनी पे नहीं करता, ठीक है, आगे बात समझ, जिसको आपने गुड्स सोल्ड किया था वो अगर आपकी मनी पे नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल अमाउंट उससे जो है एक तरीके से रिसीव नहीं हो सकता, तो आप लोग उसके लिए वर्ड यूज़ करोगे बैड डेट्स। ठीक है, आगे बात समझ में। आपके बिजनेस में जो गुड्स आपने सोल्ड किया या सर्विस जो आपने रेंडर की है, ठीक है, अपने डेटर्स को, कस्टमर को, और अगर कस्टमर आपका पैसा पे नहीं कर पाता तो उसके लिए आप जो वर्ड यूज़ करोगे स्पेशल, वो बैड डेट्स वर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, तो आइए एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं। इट इज़ द अमाउंट डेट हैज़ बिकम इररिकवरेबल। रिकवरेबल का मतलब तो जो एक तरीके से रिसीव होने लायक है, जो वो अमाउंट। ठीक है, और इररिकवरेबल का मतलब जो रिसीव हो ही नहीं सकता। ओके, तो इट इज़ द अमाउंट डेट हैज़ बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम ए डेटर्स। ठीक है, ऐसा अमाउंट जो डेटर से बिल्कुल इररिकवरेबल है, वो अमाउंट जो है आपका बैड डेट्स कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि सर क्या ये लॉस है, क्या चीज़ ये। ठीक है, बिजनेस के लिए क्या माना जाए इसको। ठीक है, प्रॉफिट माना जाए, लॉस माना जाए, ये सब चीज़ें। ठीक है, एक्सपेंसेस माना जाए, तो इट इज़ बिजनेस लॉस। बिजनेस का ये लॉस होता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जब पैसा आपको मिला ही नहीं, आपने तो गुड्स सोल्ड कर दिया और डेटर जो है आपका पैसा खा गया, तो ऐसे में तो आपको लॉस ही होगा। ठीक है, तो ये एक बिज़नेस का लॉस होता है। ठीक है, और इसको किया जाता है, डेबिट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये चीज़ है ना, मैं आपको जो है बाद में बताऊंगा। ठीक है, बस अब आप यही समझिए कि इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया जाता है। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और वो लास्ट क्लास होगी हमारे इस चैप्टर की, क्योंकि जितनी कंसेप्ट थी वो ज़्यादातर ख़त्म हो चुकी है, मोस्टली ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब तो 6-7 कंसेप्ट बचती है। ओके, जैसे बुक वैल्यू वगैरह हो गई, बैलेंस शीट वगैरह हो गई, या फिर इन्वेंट्री वगैरह हो गया, और भी 3-4 कंसेप्ट बचती है, तो बाद में उसको जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये समझिए कि जो ये बिज़नेस का लॉस हुआ था ना, बैड डेट्स, इसको आपको P&L के डेबिट में शो करना है एज ए एक्सपेंसेस। ठीक है, बस, तो ये बैड डेट्स था। ओके, चलिए देन नेक्स्ट कंसेप्ट जो है आती है वो हमारी किसके बारे में, इंसॉल्वेंट के बारे में। वो भी बैड डेट से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, तो देखिए जो इंसॉल्वेंट वर्ड है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। जब भी कोई एक ऐसा पर्सन है ना,
जब भी कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी मनी पे करने में बिल्कुल अनेबल हो रहा है, यानी कि आपकी मनी पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ करोगे आप इंसॉल्वेंट। ठीक है, जैसे मोहन से आपको 5,000 रुपीज़ रिसीव करने थे, बट जो मोहन है, ठीक है, उसकी डेथ हो गई या फिर जो है एक तरीके से वो मनी नहीं पे कर पा रहा, पोजीशन में नहीं है, तो ऐसे में मोहन के को आप क्या डिक्लेयर कर दोगे? इंसॉल्वेंट। ठीक है, ओके। तो इंसॉल्वेंट का मतलब तो यही है, ए पर्सन और एन बिजनेस या ओन एन एंटरप्राइजेस, ठीक है, और ए बिजनेस ऑन और एन एंटरप्राइजेस विच इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेट्स। डेट्स का मतलब होता है पैसा, मनी। ठीक है, टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। ओके, कोई भी ऐसा बंदा जो आपकी मनी पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करोगे इंसॉल्वेंट। तो सोल्वेंट इसका अपोजिट वर्ड है। ठीक है, ऐसा पर्सन जो आपकी मनी पे करने की कंप्लीटली पोजीशन में है, तो उसके लिए आप सोल्वेंट वर्ड यूज़ करोगे। ए पर्सन और एन एंटरप्राइज, ठीक है, विच इज़ इन ए पोजीशन टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड सोल्वेंट। ठीक है, तो पे नहीं करने की पोजीशन में तो इंसॉल्वेंट, और अगर है तो फिर सोल्वेंट। ओके, एक छोटी सी कंसेप्ट और आती है, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये आपको जो है मैं बता चुका हूँ, इसको आप लोग ये भी कह सकते हो सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स। ठीक है, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करते हो या बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हो और उससे आपको अमाउंट रिसीव होता है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इट इज़ द रेवेन्यू अर्न बाई, अर्निंग मतलब जो है, अर्न मतलब समझते होंगे कमाना। इट इज़ द रेवेन्यू अर्न बाई एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, है ना। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो रेवेन्यू अर्न की है, जो मनी अर्न की है, ठीक है, उसको आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहोगे। इट इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो जो सेल्स ऑफ गुड्स है या फिर जो सर्विसेज है रेंडर्ड जो आपने की है, ठीक है, उससे जो भी अमाउंट आपकी आपको जो है रिसीव होगी, वो आपके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगी। ठीक है, तो इसको आप सेल्स भी कह सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट हमारी जो कंसेप्ट आती है वो लास्ट कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि बेड डेट्स रिकवर्ड। अभी बेड डेट्स का मतलब मैंने आपको बताया था, जो पैसा आपका डूब गया, ख़त्म हो गया, नहीं मिलना, ठीक है, वो बेड डेट्स होता है। ओके, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता था, वो लॉस है। अब बेड डेट्स रिकवर्ड, इसका जो है अपोजिट वर्ड आता है। ठीक है, तो जिस कस्टमर से आपको पैसा नहीं मिला हो, उसके लिए आपने वर्ड यूज़ किया था बेड डेट्स, है ना, और उस पर्सन के लिए जो है वर्ड यूज़ किया था इंसॉल्वेंट। ओके, लेकिन अगर वो कस्टमर बाई चांस दोबारा से पोजीशन में आ जाता है कि सर हम तो आपका पे कर देंगे मनी, जो जितनी अमाउंट ड्यू थी, बैलेंस था, वो पे कर देंगे, ठीक है, किसी कारण से हमारे उस टाइम पैसा नहीं था, तो ऐसे में जो है हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे बेड डेट्स रिकवर्ड। किसके लिए? जो हमें अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है ना, ऐसा था, जो अमाउंट आपका पूरा बेड डेट्स हो चुका था, वो आपने अपनी बुक से हटा दिया था, राइट ऑफ कर दिया था। बुक से हटाने का मतलब राइट ऑफ कर देना, ध्यान देना, बुक से हटाने का मतलब राइट ऑफ कर देना। ठीक है, उसको कम्प्लीटली अपनी बुक से हटा दिया था, राइट ऑफ कर दिया था, और अब अगर आपको वो अब मिल जाए तो, ठीक है, तो उसके वो क्या कहोगे आप? बेड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो आफ्टर राइटिंग ऑफ बेड डेट्स, ठीक है, यानी कि आफ्टर राइटिंग ऑफ बेड डेट्स का मतलब बेड डेट्स को जो है एक तरीके से उसको जो आपको अमाउंट मिलना था आपके डेटर से, उसको बेड डेट्स कंसिडर करके आपने जो है बुक से बिल्कुल हटा दिया था, वो होता है आफ्टर राइटिंग ऑफ बेड डेट्स। इफ़ द डेटर पे द सेम अमाउंट इन फ्यूचर पीरियड, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड बेड डेट्स रिकवर। अगर आपका जो डेटर्स है, ठीक है, वो इन फ्यूचर में आपकी मनी पे कर सकता है, तो उसके लिए जो है, वो भी कौन सी मनी? जिसको आपने बेड डेट्स में डाल दिया था। ठीक है, ऐसा कस्टमर जिसको अभी आपने सेल की है ना, और एक तरीके से अभी वो आपकी या 3 महीने 4 महीने बाद पेमेंट कर देगा, ठीक है, तो उसके लिए आप बेड डेट्स रिकवर्ड वर्ड यूज़ नहीं करोगे। बेड डेट्स रिकवर्ड वर्ड यूज़ उसी के लिए करोगे, ऐसा अमाउंट जो कि आपने बेड डेट्स में डाल दिया था, जो पहले डूब गया था आपका, और अब मिलना और अब आपका जो है अमाउंट वो मिल जाएगा, तो उसके लिए आप जो है बेड डेट्स रिकवर्ड वर्ड यूज़ करोगे। क्लियर? द नेक्स्ट आपकी जो कंसेप्ट आती है वो एंटिटी आती है। एंटिटी, ठीक है, तो एंटिटी का मतलब तो यार एक बिजनेस ही होता है, एक एंटरप्राइज ही होती है, ठीक है, जो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए सेटअप की जाती है, और वो स्पेशल पर्पज़ कौन सा होता है? वो स्पेशल पर्पज़ होता है हमारा जो है अर्निंग के लिए, ठीक है ना, अर्निंग के लिए, यानी कि जो भी कोई ऐसा बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके,
ठीक है, अपनी अर्निंग करें, उसको जो है एक तरीके से एंटिटी बोलोगे आप लोग। तो एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी means an economic unit which is formed by या set up by for which is set up या formed for earning income, ठीक है, by providing services और selling of goods, ठीक है। तो ऐसी जो कि इकोनॉमिक यूनिट जो सेटअप हुई है अर्निंग के लिए, ठीक है, और वो अर्निंग किसके थ्रू होनी चाहिए, सेल्स ऑफ गुड्स या फिर जो है सर्विस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एंट्री। एंट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं बार बार जो है एक तरीके से जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग एंट्री वर्ड यूज़ करेंगे। तो एंट्री का मतलब जो है क्या होता है देखिए, आपके बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, मॉनेटरी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन हुई है, जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो तो उसी को आप क्या कहोगे, एंट्री। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड एन एंट्री। जब भी आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो बुक ऑफ अकाउंट्स में, तो वही आपकी क्या कहलाएगी, एंट्री कहलाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास थी जो कि क्लियर हो चुकी है, ठीक है। और इनको जो है एक तरीके से आप अपनी नोटबुक में जो है राइट डाउन कर लेना, इसमें यानी कि नोट्स वगैरह बना लेना, ठीक है। बट ये है कि इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी कंसेप्ट है जो कि जब तक आपके पास कॉमर्स है ना, जब तक जो है एक तरीके से आपके सामने ये कंसेप्ट्स, ये टर्म्स आती ही रहेंगी, ठीक है। चाहे वो कोई सा स्टैंडर्ड हो, चाहे आपका 12th स्टैंडर्ड हो, 11th स्टैंडर्ड हो, जो है ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फिर कोई और लेवल हो, ठीक है। तो ये वर्ड जो है एक तरीके से आपके कंटिन्यू आते ही रहेंगे आपके सामने, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट क्लास है हमारी इस चैप्टर की, तो उसमें मिलते हैं कुछ और कंसेप्ट के साथ, ठीक है।